हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर बोलते होंगे मुझे कुछ नया मेथड बताओ, कुछ नया आइडिया बताओ, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दो। और अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपके बॉसेस भी यही बोलते हैं मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग चाहिए, न्यू आइडियाज़ चाहिए। तो अगर आप किसी भी एरिया को लें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर देखें तो आपको ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, कुछ नया आइडिया चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 3-4 एपिसोड एक सीरीज़ बनाई जाए जिसमें हम डिस्कस करें कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है तो कैसे किया जाए। और इससे बेहतर क्या होगा अगर हम ये जान लें कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थिंकिंग करते थे, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था और उनके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्यों होता। बिकॉज उनकी सारी थिंकिंग अगर आप देखेंगे उनकी थ्योरीज है वो सब इट्स लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, टोटली डिफरेंट। तो अगर हम ये मेथोडोलॉजी समझ लें तो ये और इसको अडॉप्ट कर लें तो ये हम लोग को काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा और बेनिफिशियल भी रहेगा। तो आज मैं आपको के साथ डिस्कस करूंगा उनका फर्स्ट स्टेप ऑफ आइंस्टाइंस थिंकिंग प्रोसेस, जो वो डिप्लॉय करते थे, जिससे उनको पता चलता था किस एरिया में उनको रिसर्च करनी है, किस हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो वो हम समझ लेते हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेप था उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा इन वन वर्ड, और ये वन वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। यानी CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सोचने वाली बात है कि ये वर्ड तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी ज़िंदगी में भरे हुए हैं। आप पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, वर्क कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हम रोज़ डील करते हैं एवरीडे। तो इसमें नया क्या है, तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें नया क्या है और हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस वर्ड को, इसको जानने के लिए पहले इसके मीनिंग समझ लेते हैं और फिर हमको पता चलेगा कि इस वर्ड की पावर क्या है। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। ये सिर्फ देखने में सिंपल है बट इसका मीनिंग बहुत पावरफुल है, तो वो समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग्स देखेंगे या आप जैसा सोचते हैं उसके हम कुछ मीनिंग्स लिख लेते हैं। तो पहला मीनिंग होगा इसका, अगर मैं लिख दूं तो सिंपल वर्ड में, तो क्लैश, क्लैश ऑफ आइडियाज, क्लैश ऑफ थ्योरीज, क्लैश ऑफ हाइपोथेसिस। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आइडियाज, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ थ्योरीज। और इसका क्या हो सकता है, अपोजिशन, अपोजिंग आइडियाज। सो अपोजिंग आइडियाज, अपोजिंग हाइपोथेसिस। राइट। और क्या हो सकता है, इसको थोड़ा एक लेवल पे और लेकर जाएं तो फ्रिक्शन, मैं इसको थोड़ा सा और नेगेटिव साइड पे ले जाना चाहूं तो फ्रिक्शन। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स लिख जाएंगे जो आप करते हैं, और ये हमारे दिमाग में रोजमर्रा की जिंदगी में ये मीनिंग्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कैसे सोचता है, कैसे देखता है इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो हम समझ लेते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट से पूछेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, बरीड रियलिटी। सो वो बोले अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, बरीड रियलिटी, से अ पजल, अनसॉल्व पजल, अनसॉल्व पजल। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के का वो इस टाइप की मीनिंग्स देखता है।
एक फिजिसिस्ट जब कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग निकालता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखता, वो राइट हैंड साइड देखता है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, एक अपॉर्चुनिटी कि कोई चीज़ है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है। ये कैसे है मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा। बट एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट राइट हैंड साइड का मीनिंग देखता है और हम आम जिंदगी में लेफ्ट हैंड साइड मीनिंग देखते हैं। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो जितने भी मैंने मीनिंग्स लिखे हैं इसमें एक प्रकार की नेगेटिव मीनिंग्स हैं या नेगेटिविटी है। सो दिस साइड इज नेगेटिव साइड, राइट? क्लैश, कॉन्ट्रडिक्शन, फ्रिक्शन, सम नेगेटिव एस्पेक्ट। राइट हैंड साइड देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी। कैसे? क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाले मीनिंग्स हमको ये बताते हैं कि कुछ हमको पता करना है, कुछ रह गया है, समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, समथिंग बरिड, समथिंग टू बी फाउंड आउट, समथिंग वी डू नॉट नो एंड वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। सो दैट इज द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट के दो मीनिंग्स हैं, एक है नेगेटिव मीनिंग, एक है पॉजिटिव मीनिंग। तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट को पॉजिटिव मीनिंग में देखता है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको नेगेटिव मीनिंग में देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग्स, इसका इंटरप्रिटेशन में ही कॉन्फ्लिक्ट है। आई मीन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरप्रिटेशंस हैव कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्व्स। ये कॉन्फ्लिक्ट में है, ये इंटरप्रिटेशंस। यू सी, एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है और एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन हम नेगेटिव साइड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट पॉजिटिव साइड देखता है और आइंस्टाइन इसमें बहुत अच्छे थे। ही वॉज टू गुड एट लुकिंग एट दिस साइड। सो आइंस्टाइन क्या करते थे, उनके अपने कुछ अजम्पशंस थे दिमाग में। फॉर इंस्टेंस, जब वो छोटे थे तब वो यही सोचते थे कि लाइट की जब अगर मैं लाइट की स्पीड से चलूँ तो मुझे लाइट कैसे दिखेगी। ऑल दोज क्वेश्चंस वर इन हिज माइंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और उनको बस ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए थे टू डू हिज रिसर्च। और वो ट्रिगर पॉइंट्स कौन प्रोवाइड करता था? दिस वॉज हिज ट्रिगर पॉइंट। हिज स्टार्टिंग पॉइंट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट ही वॉन्टेड टू रिजॉल्व। तो अब वो कैसे होता था वो मैं आपको बताता हूं। तो आइंस्टाइन स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। एक टाइम था कि जब एक समय ऐसा था कि जब जितने बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, और उन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि अब साइंस में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए रहा नहीं, जो पता करना था पता कर लिया, जो थ्योरीज इन प्लेस हैं उससे आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दैट इज़ व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट, ऐसा कुछ मानना था। उस एक ज़माना था ऐसा। लेकिन आइंस्टाइन कंफर्टेबल नहीं थे इस आइडिया से कि साइंस में सब कुछ पता लग गया है। और उनके एक मानना ये था कि साइंस में अभी बहुत कुछ बाकी है जो हमको पता नहीं है। और वो क्यों नहीं, उनको ये ऐसा, उनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि वो ऐसा क्यों सोचते थे? वो इसलिए बिकॉज जितने भी थ्योरीज थी उन बहुत सारी थ्योरीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में थी। और अगर थ्योरीज कॉन्फ्लिक्ट में हैं या वेरिएबल्स कॉन्फ्लिक्ट में हैं, पैरामीटर्स कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हाइपोथेसिस कॉन्फ्लिक्ट में है, इसके मतलब वी आर एक्चुअली मिसिंग समथिंग। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक कोई और थ्योरी है जो आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी है और जिसकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, और वो थ्योरी हमको डिग करके निकालनी है। दैट वॉज हिज असम्पशन। सो ही स्टार्टेड वर्क, हिज ट्रिगर पॉइंट वॉज ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन्होंने पहला कॉन्फ्लिक्ट कौन सा देखा? इन्होंने पहला कॉन्फ्लिक्ट देखा, ढूंढा। पहला कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्या देखा? एक था न्यूटन्स लॉ। अब इसको सिंपल टर्म्स में देखूं तो न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन ने क्या बोला था? दैट, अगर सिंपल टर्म में लिखूं, यू कैन कैच लाइट को आप पकड़ सकते हो। अगर आप स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाते रहो तो आप लाइट को पकड़ सकते हो। यह न्यूटन का मानना था। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। सो मैक्सवेल जो थे, उनका मानना क्या था? मैक्सवेल का मानना यह था कि यू कैनॉट कैच लाइट।
ऐसा मैक्सवेल का मानना था। तो न्यूटन बोले यू कैन कैच लाइट, मैक्सवेल बोल रहे यू कैन नॉट कैच लाइट। दोनों थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट था। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट था आइंस्टाइन का, एंड यू कैन से आइंस्टाइन वाज स्टैंडिंग हियर लुकिंग एट बोथ द थ्योरीज एंड देन ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है दोनों थ्योरीज में। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज ओन थ्योरी। और ये इन्होंने फिर अपनी जो थ्योरी इन्होंने जो निकाली इसके पीछे से, आई वुड से इट वाज अ हिडन थ्योरी, इस कॉन्फ्लिक्ट पीछे एक हिडन थ्योरी थी, वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो आइंस्टाइन केम, इस कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे ही केम अप विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही सेड कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट which is c, और इस संसार में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती है। यू कैन नॉट ब्रीच द स्पीड ऑफ लाइट। पहला असम्पशन था स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, चाहे कोई भी देखे, चाहे चलता हुआ, इफ यू आर मूविंग तब भी आपको c दिखेगा, इफ यू आर स्टैंडिंग तब भी आपको स्पीड ऑफ लाइट सेम ही दिखेगा। दूसरा क्या था, नोबडी कैन ब्रीच द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये दो थ्योरीज थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक करने के बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने जन्म लिया, द बर्थ ऑफ दिस थ्योरी, एंड विच वर्क वेरी वेल एंड कुड एक्सप्लेन मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स। तो ये थ्योरी तो आ गई। अब सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि ये थ्योरी जो आई थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये डायरेक्टली एक और थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट में चली गई इमीडिएटली। और आइंस्टाइन को एक और ट्रिगर पॉइंट मिला, ट्रिगर पॉइंट नंबर 2। सो यू सी आइंस्टाइन वाज लकी बिकॉज उनको एक और कॉन्फ्लिक्ट मिल गया। ये थ्योरी एक और थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट में गई। तो वो थ्योरी क्या थी? दूसरी थ्योरी भी थी न्यूटन की। अब ये फॉर्चुनेट हो अनफॉर्चुनेट हो, बट उसके आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन की थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट में ही जा ही रही थी, बट इट वाज लाइक दैट ओनली। So this theory went into a direct conflict with Newton's law of gravitation. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये थ्योरी कैसे कॉन्फ्लिक्ट में चली गई, इसको अगर मैं अलग से दिखाऊं, ये थ्योरी नंबर, इसको लिख देता हूं 1, राइट। ये दो थ्योरी से ये निकल गया है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में कैसे गया इस थ्योरी के साथ? ये ऐसे गया क्योंकि न्यूटन ने बोला था दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि अगर ये सन है और ये अर्थ है और सन को मैं गायब कर दूं तो अर्थ पे इमीडिएट इंपैक्ट होगा सन के गायब होने से, ग्रेविटेशनल इंपैक्ट इमीडिएट होगा। यानी जो इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होगा सन के गायब होने से वो अर्थ पे इमीडिएटली होगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था। बट आइंस्टाइन ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि लाइट स्पीड से ज्यादा तो कुछ चल नहीं सकता है। इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर लाइट स्पीड से ज्यादा हो नहीं सकता, इफेक्ट की स्पीड लाइट स्पीड से ज्यादा हो नहीं सकती, तो इंस्टेंटेनियस ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लैश कर गया, इस अजम्पशन पे क्लैश किया कि लाइट की स्पीड को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। तो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कैसे हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस इफेक्ट ट्रांसफर हो? तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया दो थ्योरीज में। अब ये दो थ्योरीज में जब आइंस्टाइन ने देखा, आइंस्टाइन का सेकंड ट्रिगर पॉइंट, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, तो आइंस्टाइन को ये पता चल गया अब कुछ मिसिंग है एक और, यानी एक थ्योरी कुछ और भी हिडन है और वो हिडन थ्योरी इनको ढूंढना है। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नेक्स्ट थ्योरी के लिए। दिस वाज द सेकंड ट्रिगर पॉइंट फॉर द नेक्स्ट थ्योरी एंड ही केम अप with what we know as the second theory, which is the general theory of relativity. Now you see the beauty. The beauty is that Einstein was always looking for triggers, and those triggers were scientific conflicts.
वो हमेशा देखते थे कहाँ कॉन्फ्लिक्ट फंस रहा है, बिकॉज दैट वॉज अ गोल्ड माइन. उसको डिग करना है, सिर्फ गोल्ड माइन को डिग करना है, एंड यू विल गेट द ट्रेजर और यू विल गेट द गोल्ड. And phenomenal. This theory was phenomenal. So he came up with general theory of relativity, and it could explain everything in the universe उस टाइम पर, all the phenomena known and observed. But हुआ क्या कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल दी, तो अब ये बोले कि जिसे कहते हैं ना, another fortunate thing came into existence or appearance or whatever you want to say, कि ये थ्योरी भी कॉन्फ्लिक्ट में चली गई. दिस वॉज द थर्ड ट्रिगर पॉइंट फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो दिस थ्योरी वेंट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट. और मैं इसी पेन से दिखा देता हूं. ये थ्योरी किससे गई कॉन्फ्लिक्ट में? क्वांटम साइंस से. सो क्वांटम साइंस से ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्फ्लिक्ट में चली गई सीधे. सो दिस इज the third conflict which came into existence at that point of time. और क्वांटम साइंस से ये क्यों गई? क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ रूल्स थे, लॉज थे, प्रिंसिपल्स थे जो लार्जर स्केल पे एप्लीकेबल थे, बट वो सेम रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे ऑन अ स्मॉलर स्केल, मच स्मॉलर स्केल, राइट? और या आप उल्टा बोले कि क्वांटम साइंस के रूल्स एप्लीकेबल नहीं थे इधर. सो आइंस्टाइन का मानना यह था कि यूनिवर्स, ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ वन. One universe, one rule, one law. So he said कि एक, and he believed that universe is a system. तो एक सिस्टम को दो रूल्स, दो लॉज कैसे चला सकते हैं कि वन फॉर द लार्जर लार्ज स्केल एंड वन फॉर द स्मॉल स्केल. तो ही वॉज नॉट टू कंफर्टेबल. सो ही सेड कि कुछ और भी है इसके पीछे. He was looking probably for some theory or something which is which is hidden behind this conflict. His third trigger point. And he started working on that. But this was a very difficult conflict to solve. And he had he had a lot of, it was like a roadblock for him. But he said that I'm going to break this conflict. He thought he's going to break this conflict and come up with a unified theory. जो यूनिफाइड थ्योरी जनरल रिलेटिविटी क्वांटम साइंस को का कॉन्फ्लिक्ट ये ब्रेक कर देगा. सो दैट वाज हिज नेक्स्ट मिशन, दैट वाज हिज आइडिया. बट एसेंशली फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे अपने रिलेटिविटी और अपनी थ्योरीज निकाली इधर, तो आप देखेंगे ही केप्ट ऑन लुकिंग आउट फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, साइंटिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दैट वाज हिज ट्रिगर पॉइंट, दैट वाज हिज स्टार्ट पॉइंट. So every time you analyze a system or you are trying to look out for a problem, try to look out for a scientific conflict. Try to look out for that is your starting point. That's your trigger point, and that's what Einstein used to do. That was his first step. और आप ये सब रिलेटिविटी सब छोड़ दीजिए, क्वांटम साइंस, इनके दूसरे जितने भी थ्योरीज हैं आइंस्टाइन की, अगर आप उनके पेपर्स पढ़ेंगे तो उनमें भी उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक कॉन्फ्लिक्ट ही था. And it is very interesting. His other theories were also based on some conflicts. His starting point was a conflict. So this is very interesting, and if you really want to think out of the box, you want to think differently, you want to give a solution, start looking out for a conflict in the system. तो अगर आपका बॉस कहे या आपके टीचर बोले कि give me a out of the box solution, then you ask your boss, your teacher, give me a conflict to solve, and this will be very interesting. Hope you liked the video. It's a short video, and इसमें मैं बहुत डिटेलिंग नहीं कर पाया, but I just wanted to give you an idea and a message that if you want to analyze, start looking out for a conflict in the system, and that will be a starting point for research. That will be a starting point for analysis. अब मैं आपको स्टेप नंबर 2 आइंस्टाइन का डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, विच विल कम सून, and it is known as step number 2, connections. A very important and powerful word, just like the word conflict. So till then, goodbye. See you next time.